हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे.एन.बी कैरियर पॉइंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑडिबल साउंड एंड इनऑडिबल साउंड। ओके, तो व्हाट इज ऑडिबल साउंड? ऑडिबल साउंड क्या है? हमारा जो ह्यूमन ईयर है वो कुछ ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि वो कुछ सर्टन रेंज की फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है, ठीक है, और बाकी रेंज की फ्रीक्वेंसी को नहीं सुन सकता, ठीक है। तो जो ह्यूमन ईयर है वो उस साउंड को सुन सकता है जिसका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होगा, ठीक है। सपोज मैं एक आपको साउंड दिया और जिसका फ्रीक्वेंसी है 200 हर्ट्ज, तो आप बताओ उस साउंड को ह्यूमन ईयर सुन सकता है कि नहीं सुन सकता है। तो आपको बस ये देखना है कि वो जो 200 हर्ट्ज है वो किसके और किसके बीच में लाई कर रहा है। मतलब हमारा जो ऑडिबल रेंज है दैट इज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, तो उसके बीच में 200 हर्ट्ज भी आता है ना। तो इसका मतलब 200 हर्ट्ज को ह्यूमन ईयर सुन सकता है, ठीक है। जो भी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में लाई करेगा, ठीक है, उस फ्रीक्वेंसी को ह्यूमन ईयर सुन सकता है, ठीक है। तो और उस रेंज की जो फ्रीक्वेंसी है, जिस रेंज को ह्यूमन ईयर सुन सकता है, उसको बोलते हैं ऑडिबल रेंज, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है नोट्स में, और आप उसको भी नोट्स करते रहो, ठीक है, मेरे साथ साथ। द ह्यूमन ईयर responds to sound with frequency in the range from 20 hertz to 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। तो इस रेंज की फ्रीक्वेंसी को ह्यूमन ईयर सुन सकता है, ठीक है। और इस रेंज की जो फ्रीक्वेंसी है इसको ही हम बोलते हैं ऑडिबल रेंज। क्या बोलते हैं? ऑडिबल रेंज फॉर ह्यूमन ईयर, ठीक है। तो उसको भी लिख देता हूँ। दिस इज कॉल्ड द ऑडिबल रेंज, दिस इज कॉल्ड द audible range, this is called the audible range of the human ear, ठीक है। तो इसको ही बोलते हैं ऑडिबल रेंज या ऑडिबल साउंड, ठीक है। तो इनऑडिबल साउंड क्या है? जिस साउंड का फ्रीक्वेंसी इन दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच में लाई नहीं कर रहा होगा। जैसे कि अगर कोई फ्रीक्वेंसी है, कंसिडर ए साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 17 हर्ज, मतलब 17 हर्ज, ठीक है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है इट इज़ लेस देन 20 हर्ज, 20 हर्ज से कम है। तो आपको पता है 20 हर्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी और 20,000 हर्ज से कम फ्रीक्वेंसी ह्यूमन ईयर सुन सकता है। अगर 20 हर्ज से कम का फ्रीक्वेंसी लिया मैं, तो उसको भी ह्यूमन ईयर नहीं सुन सकता। अगर 20,000 हर्ज से ज़्यादा का फ्रीक्वेंसी लूँगा तब भी ह्यूमन ईयर नहीं सुन सकता, ठीक है। तो द साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ज and having frequency greater than 20,000 hertz is lies in inaudible range of human ear, ओके। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज के से ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो है इनऑडिबल रेंज फॉर ह्यूमन ईयर, ठीक है। ये इसको ही बोलते हैं इनऑडिबल साउंड, ठीक है। और लेकिन जिस साउंड का फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है ना, उसको एक स्पेशल नाम दिया गया है, ठीक है, जिसका नाम है इंफ्रासोनिक साउंड, ठीक है। जिस साउंड का फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है, जिस साउंड का फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है, उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड,
और ऑब्वियसली इट इज़ इनऑडिबल टू ह्यूमंस। आपको पता है कि 20 हर्ट्ज से कम का जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो इनऑडिबल किसके लिए, ह्यूमन के लिए। सो इट इज़ इनऑडिबल टू ह्यूमंस, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले एक हेडिंग लगाता हूँ, दैट इज इनऑडिबल साउंड। ठीक है, तो इनऑडिबल साउंड में तो एक तो 20 हर्ट्ज से कम वो भी इनऑडिबल साउंड है, और जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा का फ्रीक्वेंसी है वो भी इनऑडिबल साउंड है। तो हम पहले एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले मैंने बताया जिस साउंड का फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है तो उसको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड, एंड ऑब्वियसली इट इज़ इनऑडिबल टू ह्यूमन, ठीक है। और ये ह्यूमन को ऑडिबल नहीं है, ठीक है। तो इसको लिखते हैं, the sound having frequency the sound having frequency less than 20 hertz less than 20 hertz is known as infrasonic sound। इंफ्रासोनिक, याद रखो इसको, ये इम्पोर्टेंट है, कभी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और इट इज़ इनऑडिबल टू ह्यूमंस, इसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आप नोट कर लो फिर भी। इट इज इन ऑडिबल टू ह्यूमंस। ऑब्वियसली 20 हर्ट्ज से कम का फ्रीक्वेंसी तो इनऑडिबल ही होगा, ठीक है। तो सोर्सेस क्या क्या है, कहाँ से ये प्रोड्यूस होता है, कहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। तो पहले सोर्सेस लिख देता हूँ, ठीक है। सोर्सेस है ये अर्थक्वेक, थंडर, वोल्कानोज, जितने भी नेचुरल डिजास्टर है, ठीक है। जब नेचुरल डिजास्टर अपीयर होता है तभी इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो अर्थक्वेक, ठीक है, उसके बाद थंडर, उसके बाद वोल्कानोज, ठीक है। ये कुछ नेचुरल डिजास्टर है जिसमें इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस होता है। और आपको पता है इंफ्रासोनिक साउंड को ह्यूमन रेस्पॉन्ड नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा नहीं है कि ह्यूमन रेस्पॉन्ड नहीं कर सकता तो कोई भी रेस्पॉन्ड नहीं कर सकता। देर आर सम एनिमल्स हु कैन रेस्पॉन्ड इंफ्रासोनिक साउंड, ठीक है। तो कुछ एनिमल्स है जो कि इंफ्रासोनिक साउंड को रेस्पॉन्ड कर सकते हैं। कौन कौन से एनिमल है, तो उसको लिख देते हैं। एलिफेंट्स एंड व्हेल्स रेस्पॉन्ड टू इंफ्रासोनिक साउंड, ठीक है। एलिफेंट एंड व्हेल्स, व्हेल्स तो आपको पता ही होगा, समंदर में रहते हैं और दुनिया का शायद सबसे बड़ा एनिमल है, ठीक है। एलिफेंट्स एंड व्हेल्स रेस्पॉन्ड्स टू इंफ्रासोनिक साउंड। ये जो एलिफेंट है, व्हेल है, वो इंफ्रासोनिक साउंड को रिस्पॉन्ड तो करते हैं, उसके साथ साथ खुद प्रोड्यूस भी करते हैं, ठीक है। हम जैसे बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं ओरली, तो हम जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसका फ्रीक्वेंसी ऑडिबल रेंज में लाई करता है, मतलब 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में लाई करता है। और वो जो वो भी बात करते हैं, जैसे एलिफेंट हो गया, व्हेल्स हो गया, वो भी कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। एक एलिफेंट दूसरे एलिफेंट से कम्युनिकेट करता है, ठीक है। लेकिन उनका वो जिस साउंड में कम्युनिकेट करते हैं उसका फ्रीक्वेंसी होता है 20 हर्ट्ज से कम, ठीक है। तो
वो इंफ्रासोनिक साउंड में आता है, इंफ्रासोनिक साउंड के कैटेगरी में आता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो कम्युनिकेट नहीं करते, वो भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। एलिफेंट हो गया, व्हेल्स हो गया, वो इंफ्रासोनिक साउंड की मदद से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो बात यह है कि जो जब नेचुरल डिजास्टर आता है तो तभी इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस होता है, और इंफ्रासोनिक साउंड क्या होता है, इनऑडिबल टू ह्यूमन होता है, ह्यूमन उसको रेस्पॉन्ड नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन जो एनिमल्स है, एलिफेंट्स हो गया, व्हेल्स हो गया, वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जब वो रिस्पॉन्ड करते हैं तो वो अननेचुरल बिहेवियर दिखाते हैं। जब नेचुरल डिजास्टर आता है तो वो अननेचुरल बिहेवियर दिखाते हैं, ठीक है। जो जो एनिमल इंफ्रासोनिक साउंड को रिस्पॉन्ड करता है वो अननेचुरल बिहेवियर दिखाता है, उसको लगता है कि कुछ होने वाला है, क्योंकि उनको पहले पता चल जाता है, क्योंकि वो इंफ्रासोनिक साउंड को रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। ह्यूमन को पता नहीं चलता, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे जो 20 हर्ट्ज से नीचे का साउंड है वो इंफ्रासोनिक साउंड है, वो तो पता चल गया। अभी क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा आपके मन में कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का जो साउंड है उसको क्या बोलते हैं, उसका कोई स्पेशल नाम है क्या? तो हाँ, ऑब्वियसली उसका भी स्पेशल नाम है। जिस साउंड का मतलब जो साउंड जिसका फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का है, ठीक है, जिस साउंड का फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर है, ठीक है, तो उस साउंड को बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड। द साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज इज नोन एज अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है। जिस साउंड का फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर है, लाइक 20,001, 20,002, 25,000, 29,000 हर्ट्ज, ठीक है, तो ये सारे फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है। ऑब्वियसली इट इज इनऑडिबल टू ह्यूमन, और आपको पता है कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का जो फ्रीक्वेंसी है वो इंसान नहीं सुन सकता, ठीक है, सो इसलिए इनऑडिबल है। तो जैसे कि मैंने पहले पिछले टॉपिक में बताया कि इंसान नहीं सुन सकता, बट देर आर सम एनिमल्स विच कैन रिस्पॉन्ड। तो in here also there are some animals which can respond, who can respond ultrasonic sound also. The animals like dogs, cats, moths and mice, they respond to ultrasonic sound, they can produce ultrasonic sound। तो वो रिस्पॉन्ड भी करते हैं और उसके साथ साथ प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। तो इसको जो जो बोला मैंने उसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्या लिखना है? The sound having frequency higher than 20,000 hertz is known as ultrasonic sound। Ultrasonic sound, it is inaudible to humans। इनऑडिबल टू ह्यूमंस, ठीक है। उसके साथ साथ कौन कौन इसको रिस्पॉन्ड करते हैं उसको वो भी लिख देते हैं। मैंने बता तो दिया, ह्यूमन रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, लेकिन देर आर सम एनिमल्स हु कैन रिस्पॉन्ड। तो कौन कौन रिस्पॉन्ड कर सकते हैं? द डॉग्स, कैट्स, moths and mice respond to ultrasonic sound। ठीक है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है नॉइज। व्हाट इज नॉइज?
बहुत सिंपल है। नॉइज क्या है? जो साउंड हमारे ईयर को अनप्लीजेंट अपीयर होता है। अनप्लीजेंट मतलब उस साउंड को सुनने के बाद हमें अच्छा नहीं लगता, ठीक है। वो मतलब जिस साउंड को सुनने के बाद हमें अच्छा नहीं लगता, अनप्लीजेंट, हमारे ईयर को अनप्लीजेंट अपीयर होता है, उसको बोलते हैं नॉइज। फॉर एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, जैसे कि आप ट्रैफिक का साउंड सुनते हो तो आपको अच्छा लगता है क्या? ठीक है, आपको अच्छा नहीं लगता ऑब्वियसली, तो किस कैटेगरी में आता है? नॉइज की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो जो साउंड हमारे ईयर को अनप्लीजेंट अपीयर होता है, अनप्लीजेंट अपीयर होता है, उसको बोलते हैं नॉइज। वैसे ही म्यूजिक नॉइज का बिल्कुल ही अपोजिट है, ठीक है। जो साउंड हमारे ईयर को प्लीजेंट अपीयर होता है, जिस साउंड को सुनने के बाद हमें अच्छा लगता है, ठीक है, तो उस साउंड को हम बोलते हैं म्यूजिक, ठीक है। तो नॉइज एंड म्यूजिक बहुत सिंपल सिंपल सा डेफिनेशन है, तो इसको नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नॉइज पॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। तो अभी हम नॉइज का डेफिनेशन नोट करते हैं। जो बोला वही लिख रहा हूँ। साउंड that appears unpleasant to us is called noise. वैसे ही म्यूजिक को भी लिख देते हैं। म्यूजिक मैंने आपको बताया क्या है? साउंड दैट अपीयर्स प्लीजेंट टू आवर ईयर्स इज नोन एज म्यूजिक। साउंड that appear pleasant to our ears is called music. ओके, नेक्स्ट आता है नॉइज पॉल्यूशन, ठीक है। नॉइज पॉल्यूशन क्या है? नॉइज पॉल्यूशन, ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ लाउड अनवांटेड एंड अनबियरेबल साउंड इन आवर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नॉइज पॉल्यूशन, ठीक है। जो साउंड अनवांटेड साउंड, जो हमारे एनवायरनमेंट में जो अनवांटेड साउंड है, अनबियरेबल साउंड, अनबियरेबल मतलब जिसको हम सह नहीं सकते, ठीक है, उसका इंटेंसिटी इतना ज़्यादा है जो जिसको हम सह नहीं सकते, जैसे कि जेट प्लेन का साउंड है, ठीक है। तो जो हमारे एनवायरनमेंट में जो अनवांटेड साउंड है और अनबियरेबल साउंड है और लाउड साउंड है, उसको ही नॉइज पोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी प्रेजेंस को ही नॉइज पोल्यूशन बोलते हैं। आप बोलोगे कि अनवांटेड साउंड ऐसा कौन सा है, मतलब ऐसा कौन सा साउंड है जिसको हम अनवांटेड बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसा साउंड जो हमारे नॉर्मल एक्टिविटी या डेली एक्टिविटी पे बाधा डालता हो, ठीक है। जो जैसे कि नॉर्मल एक्टिविटी और डेली एक्टिविटी हमारा कौन कौन सा है, जैसे कि स्लीपिंग हो गया, कन्वर्सेशन हो गया, स्टडिंग हो गया, वर्किंग हो गया। तो इन सब में जो साउंड हमारी जो साउंड ये नॉर्मल एक्टिविटी करने के लिए बाधा डालता है, ठीक है, तो ऑब्स्टैकल्स बन के खड़ा होता है, तो उस साउंड को हम बोलते हैं नॉइज, ठीक है। तो नॉइज बोलते हैं, अनवांटेड साउंड बोलते हैं। जैसे कि तुम स्टडी कर रहे हो तो तुम्हारे सामने कोई लाउड म्यूजिक बजाए तो तुम ऑब्वियसली स्टडी नहीं कर सकते, तो उस लाउड म्यूजिक को मैं बोल सकता हूँ कि अनवांटेड साउंड। और जब अनवांटेड साउंड एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है तो उसको ही बोलते हैं नॉइज पोल्यूशन, ठीक है। तो द प्रेजेंस ऑफ loud, unwanted and unbearable sound in our environment is called noise pollution, ठीक है। अनवांटेड आपको पता चल गया अनवांटेड साउंड क्या है, अनबियरेबल पता चल गया जिसको हम सह नहीं सकते, जिसका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, 140 डेसिबल से ऊपर है, ठीक है। अनवांटेड साउंड जो हमारे नॉर्मल, अनवांटेड साउंड उसको बोलते हैं जो हमारे नॉर्मल एक्टिविटी है, जैसे कि स्लीपिंग हो गया, स्टडिंग हो गया, कन्वर्सेशन हो गया, वर्किंग हो गया, इन सब में बाधा डालता हो, उसको ही बोलते हैं अनवांटेड साउंड, ठीक है। और उसके साथ साथ
जो हमारे क्वालिटी ऑफ लिविंग उसको कम करता है, ठीक है, जो साउंड हमारे क्वालिटी ऑफ लिविंग को कम करता है, ठीक है, उस साउंड को भी अनवांटेड साउंड बोलते हैं, ठीक है। जब हमारे एनवायरनमेंट में इसकी प्रेजेंस हो तभी हम बोलते हैं कि नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। अगर हमारे एनवायरनमेंट में अनवांटेड साउंड है, अनबियरेबल साउंड है, तो हम बोल सकते हैं कि नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो नॉइज पोल्यूशन की सिंपल सा डेफिनेशन लिख देते हैं यहाँ पे। The presence of loud sound and the presence of loud unwanted and unbearable sound in our environment is called noise pollution. It's called noise pollution. ओके, तो नॉइज पोल्यूशन आपको पता चल गया, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं द सोर्सेस ऑफ नॉइज पोल्यूशन, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा और आप यहाँ तक नोट भी कर लिए होंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ नॉइज पोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सोर्सेस ऑफ नॉइज पोल्यूशन। सोर्सेस ऑफ नॉइज पोल्यूशन, यहाँ पे हेडिंग लगा देते हैं। सोर्सेस ऑफ नॉइज पोल्यूशन, ओके। तो जो नॉइज, अनवांटेड नॉइज, अनबियरेबल नॉइज, जो अनवांटेड साउंड है, अनबियरेबल साउंड जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, तो आते कहाँ से, सोर्स कहाँ से उनका, ठीक है। तो आपको कुछ हद तक तो पता ही होगा, ठीक है। जैसे कि ट्रैफिक हो गया, ट्रेन्स हो गया, कंस्ट्रक्शन साइट हो गया, लाउड स्पीकर हो गया। तो उसको हम एक वन बाय वन लिस्ट करते हैं कि क्या क्या होते हैं, मतलब पूरा वन बाय वन नोट करते हैं। आपको अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप लिख सकते हो बिना किसी झिझक के, ठीक है। तो ये पहला आता है रोड ट्रैफिक, ठीक है। नेक्स्ट आप बताओ और क्या हो सकता है। जेट प्लेन्स, मैंने अभी बताया, जेट प्लेन्स, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या हो सकता है, ट्रेन्स स्टेशन वगैरह में भी बहुत नॉइज पोल्यूशन होता है, ठीक है। और फोर्थ क्या हो सकता है, कंस्ट्रक्शन साइट्स, कंस्ट्रक्शन साइट्स। उसके बाद फिफ्थ में क्या आएगा, फैक्ट्रियाँ जो फैक्ट्री है उनमें भी नॉइज पोल्यूशन होता है, ठीक है। अनवांटेड साउंड उधर भी आता है, ठीक है। तो फैक्ट्रीज। नेक्स्ट और क्या क्या हो सकता है, यूज ऑफ लाउड स्पीकर, या आप अपनी मन से भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद लाइटिंग ऑफ क्रैकर्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, लाइटिंग ऑफ
क्रैकर्स ड्यूरिंग फेस्टिवल। ओके, जैसे फेस्टिवल के टाइम में तुम फटाखा जलाते हो तो वो एक नॉइज पोल्यूशन का सोर्स हो सकता है। ठीक है, हो सकता है मतलब क्या है, वो होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 8 में नॉइज फ्रॉम रेडियो एंड टेलीविज़न। जब तुम रेडियो टेलीविज़न को तुम लाउड साउंड में या हाई वॉल्यूम में चलाते हो तब भी एक नॉइज पोल्यूशन का सोर्स बन जाता है। ठीक है, तो क्या लिखना है मुझे, नॉइज फ्रॉम रेडियो एंड टेलीविज़न। रेडियो एंड टीवी लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये है सोर्सेस ऑफ नॉइज पोल्यूशन। इसी सोर्स से नॉइज क्रिएट होता है। ठीक है, और फिर नॉइज पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं हम नॉइज पोल्यूशन को रोकने के लिए। ठीक है, और उससे पहले हम देख देते हैं कि नॉइज पोल्यूशन का हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या है। ठीक है, क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है नॉइज पोल्यूशन का। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हार्म्स। ठीक है, हार्म्स। तो क्या क्या हार्म्स हो सकता है नॉइज पोल्यूशन से। तो आपको पता है जब किसी की रेसिडेंस अगर फैक्ट्री वाले एरिया में है, ठीक है, तो उसके जो ईयर ड्रम है, ठीक है, उसको कंटिन्यूस एक्सपोजर मिलता है नॉइज पोल्यूशन। कंटिन्यूस एक्सपोजर मिलता है मतलब कंटिन्यूसली वो नॉइज को सुनता है। ठीक है, तो उसकी वजह से उसके ईयर ड्रम के ऊपर प्रेशर आता है, फिर ईयर ड्रम रप्चर हो जाता है मतलब फट जाता है। उसकी वजह से उसको परमानेंट डिफनेस हो सकती है। मतलब परमानेंट डिफनेस मतलब पूरा वो हो जाता है, डिफ हो जाता है पूरा लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, तो मैं पहला जो पॉइंट है वही लिखता हूँ, इट कैन कॉज परमानेंट डिफनेस बाय रप्चरिंग द ईयर ड्रम। इट कैन कॉज permanent deafness by rupturing the eardrum. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आप पढ़ रहे हो या किसी काम कर रहे हो और उस आपके सामने कोई लाउड म्यूजिक बजाए तो आप पढ़ सकते हो क्या? नहीं पढ़ सकते हो, कंसंट्रेशन ही नहीं रहता और काम में भी कंसंट्रेशन नहीं रहता। ठीक है, तो ये क्या करता है, कंसंट्रेशन को मतलब घटाता है, कंसंट्रेशन नहीं होने देता है। उसके साथ साथ अगर और ज़्यादा लाउड म्यूजिक बज रहा है आपके सामने तो हेडेक भी हो सकता है। ठीक है, सर दर्द भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कजेस ए पर्सन टू लूज कंसंट्रेशन इन हिज वर्क और स्टडीज एंड हेडेक, इट कैन कज हेडेक। ठीक है, तो क्या लिखूँ यहाँ पे, कजेस ए पर्सन टू लूज कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन लूज करता है। ठीक है, इन हिज वर्क एंड स्टडीज। ओके, एंड इट कैन कॉज हेडेक ऑल्सो। तो यहाँ पे मैंने एंड करके लिख देता हूँ हेडेक। ओके, तो ये था दो हार्मफुल इफ़ेक्ट। और क्या क्या है और क्या क्या हो सकता है, तो आपको पता होगा जैसे रेसिडेंशियल एरिया है, ठीक है, और जो हॉस्पिटल एरिया है, ठीक है, तो वहाँ पे जो हमारी जो फैक्ट्री है और जो एयरपोर्ट है जहाँ पे ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन होता है, ठीक है,
वो सारे रेसिडेंशियल एरिया और हॉस्पिटल एरिया से बहुत दूर बनाया जाता है। आपको पता होगा कि जो एयरपोर्ट है और जो फैक्ट्री है, ठीक है, जो नॉइज़ प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री है, उसको रेसिडेंशियल एरिया से या हॉस्पिटल वाला एरिया से बहुत दूर बनाया जाता है, ठीक है। कभी नहीं देखे होंगे कि एयरपोर्ट सिटी के बीचों बीच बना हुआ है, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता। एयरपोर्ट मतलब बहुत रेसिडेंशियल एरिया से बहुत दूर बनाया होता है। ऐसा क्यों होता है? हॉस्पिटल एरिया से बहुत दूर बनाया होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा वहाँ पे हाई नॉइज पॉल्यूशन होता है, ठीक है। जब जेट प्लेन्स उड़ता है, ठीक है, कमर्शियल प्लेन उड़ता है, तो वहाँ पे हाई नॉइज पोल्यूशन होता है, नॉइज लेवल बहुत हाई होता है, और जो कि नर्वस टेंशन करता है और ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज करता है, ठीक है। तो अगर वो रेसिडेंशियल एरिया के पास होता, या रेसिडेंशियल एरिया के बीच में होता, या हॉस्पिटल एरिया के पास में होता, तो बहुत सारे हेल्थ हजार्ड्स हो सकता था, ठीक है। तो इसलिए इसको दूर बनाया जाता है। तो ये क्या करता है, तो इससे क्या पता चला कि हाई नॉइज लेवल्स कैन ऑल्सो लीड टू नर्वस टेंशन एंड इंक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर। तो नर्वस टेंशन कराने में भी वो जिम्मेदार है नॉइज लेवल्स, और उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर बढ़ाने में भी जिम्मेदार है, ठीक है। तो क्या लिखता हूँ यहाँ पे, हाई नॉइज लेवल्स, high noise levels can also lead to nervous tension, okay, and increase of blood pressure. ठीक है, तो ये था हार्म्स। उसके बाद मैंने बताया था कि हार्म्स के बाद हम डिस्कस करेंगे मेजर्स, क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं हम नॉइज पोल्यूशन को रोकने के लिए, ठीक है। तो मैं अभी लिखता हूँ मेजर्स, ठीक है। तो पहले तो घर से शुरू करते हैं। घर में हम कभी कभी जो होम थिएटर है, रेडियो है, या स्टेरियो सिस्टम है, उसको बहुत लाउडली प्ले करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए अगर नॉइज पोल्यूशन को रोकना है तो, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है, वी शुड नॉट प्ले रेडियो, वी शुड नॉट प्ले रेडियो, स्टेरियो सिस्टम्स, कॉमा स्टेरियो सिस्टम्स एंड टेलीविजन टू एंड टीवी टू लाउडली, ठीक है। इनको बहुत तेज़ या लाउडली प्ले नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जब फेस्टिवल के टाइम में हम पटाखा फोड़ते हैं, उससे तो दो तरीके के, एक तो नॉइज़ पोल्यूशन होता ही होता है, उसके साथ साथ हमारे जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर भी पॉल्यूट होता है, ठीक है। तो दोनों तरीके के वो ये करता है, मतलब दोनों तरीके के हार्म करता है। एक तो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन करता है, उसके साथ एयर, मतलब एयर पोल्यूशन तो करता ही करता है, उसके साथ साथ नॉइज पोल्यूशन भी करता है। तो दोनों हार्मफुल इफेक्ट है उसका। तो इसको भी अवॉइड करना चाहिए जितना हद तक हो सके, ठीक है। द बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर शुड बी अवॉइडेड, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज, अभी मेरे साथ नोट करते चलो, द बर्स्टिंग ऑफ crackers should be avoided, ओके। नेक्स्ट, और क्या मेजर्स ले सकते हैं, जो आपको पता है जो हॉस्पिटल से, ठीक है, और हॉस्पिटल के सामने
तो नॉइज़ पोल्यूशन होने का कोई वो नहीं रखते, मतलब सोर्स ही नहीं रखते, जैसे कि ट्रैफिक वगैरह, ट्रैफिक और रेसिडेंशियल या रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स और फैक्ट्री, एयरपोर्ट से बहुत दूर बनाया जाता है हॉस्पिटल। और अगर आप हॉस्पिटल के सामने से जा भी रहे हो तो यू शुड अवॉइड हॉर्न। हॉर्न ब्लो करने से मतलब यू शुड अवॉइड टू ब्लो हॉर्न, ठीक है। हॉर्न को नहीं बजाना चाहिए हॉस्पिटल के सामने। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो हॉर्न है वो कि नॉइज़ पोल्यूशन में भी आता है, अनवांटेड साउंड है वो, ठीक है। तो उसके साथ मतलब ये है कि द हॉर्न्स ऑफ मोटर व्हीकल्स शुड नॉट बी ब्लोन अननेसेसरीली, मतलब जब ज़रूरत हो तब मतलब ब्लो करना चाहिए, और ऐसे अननेसेसरीली ब्लो नहीं करना चाहिए, तभी ये एक मेजर बन सकता है नॉइज़ पोल्यूशन को रोकने के लिए, ठीक है। तो हॉर्न्स ऑफ मोटर व्हीकल्स शुड नॉट बी ब्लोन अननेसेसरीली। The horns of motor vehicle should not be blown unnecessarily. Okay. नेक्स्ट आता है कि ये तो बता ही दिया था मैंने कि जो लाउड नॉइज प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री है, एयरपोर्ट है, वो सारे रेसिडेंशियल एरिया से दूर बनाए जाते हैं, ठीक है। वो तो बनाए ही जाते हैं, और आगे जब भी ये सारे बनेंगे तो ये ध्यान ध्यान रखना है कि ये जो लाउड नॉइज प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री हो गया, एयरपोर्ट हो गया या रेलवे स्टेशन हो गया, इसको रेसिडेंशियल एरिया से दूर बनाया जा सके, तो हम नॉइज पोल्यूशन को रोक सकते हैं इस स्टेप की मदद से, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप क्या है? लाउड नॉइज फैक्ट्रीज एंड एयरपोर्ट्स should be away from residential areas. Away from residential areas. Should be away from residential areas. तो रेसिडेंशियल एरिया से दूर बनाना चाहिए अगर हमें नॉइज पोल्यूशन को रोकना है तो ये 4 मेजर्स है जो हमें लेना चाहिए नॉइज पोल्यूशन को स्टॉप करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ओके। तो जनरली मेनली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो 4 टाइप का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो पहला जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है दैट इज स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट, ओके। स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट, तो स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट में नाम से ही पता चल जा रहा है कि ये जो स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट है उसमें स्ट्रिंग्स और वायर्स को यूज किया जाता है, और जब हम स्ट्रिंग्स और वायर को क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो वो वाइब्रेट होता है और कंसिक्वेंटली साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे दूंगा तो आप अच्छे से समझोगे। जैसे कि गिटार हो गया, गिटार में शायद 6 स्ट्रिंग्स होते हैं, 6 स्ट्रिंग्स होते हैं, ठीक है। जब तुम उसको स्ट्राइक करते हो तो वाइब्रेट होते हैं और साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सितार हो गया, ठीक है, वायोलिन हो गया, तो उसमें सारे स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल किया करके साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग की वाइब्रेशन की वजह से वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो वो लिख देते हैं स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। पहला जो है
स्ट्रिंग्ड, STRINGED, स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट। क्या लिखूंगा यहाँ पे, दीज इंस्ट्रूमेंट मेक यूज ऑफ स्ट्रिंग और वायर टू प्रोड्यूस वाइब्रेशन एंड साउंड। ये किसका इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रिंग और वायर का इस्तेमाल करते हैं साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। दीज इंस्ट्रूमेंट्स मेक यूज ऑफ स्ट्रिंग और वायर टू प्रोड्यूस वाइब्रेशन एंड साउंड। ठीक है, और एग्जाम्पल में क्या क्या लिखूंगा, गिटार हो गया, सितार हो गया, ठीक है। तो ये आ गया स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट के कैटेगरी में। तो नेक्स्ट आते हैं हम विंड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो विंड इंस्ट्रूमेंट नाम से ही आपको पता चल जा रहा है कि विंड इंस्ट्रूमेंट मतलब यहाँ पे किस चीज़ का वाइब्रेशन होके साउंड प्रोड्यूस हो रहा होगा। जैसे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में स्ट्रिंग का वाइब्रेशन होता था और साउंड प्रोड्यूस होता था, वैसे ही विंड इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, एयर कलम का वाइब्रेशन होता है और जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे, जैसे कि फ्लूट हो गया, बांसुरी, तो उसमें तुम एयर ब्लो करते हो और फिर वो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साउंड देता है, ठीक है। तो वहाँ पे एयर कलम का वाइब्रेशन होता है, ठीक है, एयर का वाइब्रेशन होता है, एयर मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो वैसे ही और भी है, शहनाई है, क्लारिनेट है, तो वो सारे जो माउथ ऑर्गन है, तो ये जो सारे है ना, जिसको एयर ब्लो करने में चलती है ये सारे इंस्ट्रूमेंट, तो ये विंड इंस्ट्रूमेंट के कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो इसमें क्या वाइब्रेट होता है, एयर कलम वाइब्रेट होता है, और एयर कलम वाइब्रेट होने के कारण उसमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जो म्यूजिक का रूप लेता है, ठीक है। तो विंड इंस्ट्रूमेंट में क्या वाइब्रेट होता है, आपको याद रखना है, एयर कलम वाइब्रेट होता है, ठीक है। तो पहले लिख देता हूँ यहाँ पे विंड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। सेकंड नंबर में आता है हमारा विंड इंस्ट्रूमेंट, ओके। तो विंड इंस्ट्रूमेंट क्या लिखूंगा यहाँ पे, सिंपली जैसे वहाँ पे लिखा था, दीज इंस्ट्रूमेंट्स यूज द प्रिंसिपल ऑफ these instruments use the principle of a vibrating air column to produce sound, ठीक है। तो एग्जाम्पल में मैंने अभी क्या बताया, पहले तो आता है फ्लूट, ठीक है, नेक्स्ट आता है शहनाई, ठीक है। शहनाई का स्पेलिंग SHEHNAI, शहनाई, ओके। एंड देन आता है क्लारिनेट।
ये दोनों तो देखे होंगे आप, फ्लूइड एंड शहनाई, लेकिन क्लैरिनेट शायद नहीं देखे होंगे। तो क्लैरिनेट आप गूगल पे डाल के देख सकते हो कि क्लैरिनेट कैसा दिखता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा जो नेक्स्ट नेक्स्ट जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आता है, दैट इज मेम्ब्रेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट आता है हमारा मेम्ब्रेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ओके। तो थर्ड में मैं लिख देता हूँ मेम्ब्रेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो इसको आप 8th क्लास में पढ़ोगे, परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं, परक्यूशन, ठीक है। तो चलो आप अभी के लिए मेम्ब्रेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ही देखो, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम है परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो इसमें आप नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या वाइब्रेट हो रहा होगा। इसमें ऑब्वियसली मेम्ब्रेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब मेम्ब्रेन ही वाइब्रेट हो रहा होगा, ठीक है। तो जब हम मेम्ब्रेन को स्ट्राइक कर रहे होंगे तो मेम्ब्रेन वाइब्रेट हो रहा होगा। जो मेम्ब्रेन वाइब्रेट हो रहा होगा तो साउंड प्रोड्यूस कर रहा होगा। ऐसा ही होता होगा कुछ, जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, जैसे कि ड्रम हो गया, तबला हो गया, ढोलक हो गया, तो उसमें एक स्ट्रेचड मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, बहुत टाइटली बाउंड होता है, ठीक है। तो जब तुम उसको स्ट्राइक करते हो बाय द हैंड और बाय द हेल्प ऑफ स्टिक, दोनों तरफ से तरीके से स्ट्राइक कर सकते हो। हैंड से स्ट्राइक कर सकते हो या स्टिक से भी स्ट्राइक कर सकते हो। जब स्ट्राइक करते हो तो वाइब्रेट होता है और साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो मेम्ब्रेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस साउंड्स बाय द वाइब्रेशन ऑफ थीन स्ट्रेचड मेम्ब्रेन, ओके। मेम्ब्रेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स produce sounds by the vibration of thin stretched membrane, ओके। तो इसका एग्जाम्पल में क्या आएगा, तबला, ढोलक, ठीक है, और क्या आएगा, ड्रम, एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है, जो लास्ट आता है हमारा प्लेट टाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, प्लेट टाइप, ओके। नेक्स्ट हमारा आता है प्लेट टाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, 4th नंबर पे प्लेट टाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि यार इसमें क्या वाइब्रेट हो रहा होगा। इसमें प्लेट ही वाइब्रेट हो रहा होगा। प्लेट टाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में और क्या वाइब्रेट होगा, प्लेट ही वाइब्रेट हो रहा होगा। तो प्लेट वाइब्रेट होके साउंड प्रोड्यूस कर रहा होगा, ठीक है। तो लिख देता हूँ यहाँ पे प्लेट टाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। चलो लिख देता हूँ दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स produces musical sounds by the vibration of thick plates, by the vibration of thick plates। तो थिक प्लेट्स की वाइब्रेशन की वजह से यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या क्या होगा, सिम्बल्स,
उसको मंजीरा भी बोलते हैं, मंजीरा। देखे हो क्या कभी मंजीरा? नहीं देखे हो तो गूगल में डाल के देख सकते हो मंजीरा कैसे दिखता है। और साइकिल बेल, बेल बहुत तरीके से हो सकते हैं, बेल, साइकिल बेल, और जो टेबल पे ऑफिस में रखा हुआ बेल, वो भी प्लेट टाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में आता है। ठीक है, ये था 4 टाइप के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और यहाँ पे हमारा साउंड का जो चैप्टर है ख़त्म होता है। थैंक यू, आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू।